हर हर महादेव। तो जी जब अपने उत्तर प्रदेश के 30 दिन के सफर की बारी आई तो ना जाने क्यों ये बनारस शहर मुझे अपनी ओर खींच लाया। बनारस जो हमारे भोले बाबा को है सबसे प्रिय, जो मोक्ष का द्वार भी कहलाती, सनातन धर्म की गहराई दिखलाती, ज्ञान विज्ञान की नगरी, स्वाद संस्कृति की नगरी, घाटों और रस्मों की नगरी, महादेव के त्रिशूल पे टिकी हुई ये है हमारी काशी। देखिए दोस्तों, अगर आप एक सेंसिटिव पर्सन हैं तो काशी आपके लिए है। अगर आपको मिस्ट्रीज पसंद हैं तो काशी आपके लिए है। कुल मिलाकर अगर आपका जन्म हमारे प्यारे भारत देश में हुआ है तो काशी आना आपका एकमात्र सपना होना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आपको संपूर्ण काशी के दर्शन कराता हूँ। आइए यात्रा प्रारंभ करते हैं। जी, ये वही काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर है जिसका उद्घाटन 2019 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा करा गया था। और उससे पहले सन 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि पिछले 250 साल से कुछ ऐसा दिखा करता था। लेकिन जब से बाबा काशी विश्वनाथ का ये कॉरिडोर बना है तब से यहाँ की भव्यता और सुंदरता में मानो 4 चांद लग गए हों। सोने से लिपटा हुआ बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर देखकर ही मानो होश ही उड़ जाते हैं। आइए हम सब मिलकर बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ जी 7वें लिंग हैं। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों ही विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में 37 किलो से भी ज्यादा सोना लगा हुआ है। बाबा काशी विश्वनाथ का ये शिवलिंग 60 सेंटीमीटर का है। आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी अपनी अपनी प्रार्थना बाबा के चरणों में रखें और उनसे कहें कि जल्दी ही आपको भी काशी आने का सौभाग्य प्राप्त कराएं। हर हर महादेव। तो जस्ट अभी हमने बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करे हैं और अभी हम निकल आए हैं बाहर बनारस की गलियों में। और बनारस की गलियों में भीड़ तो इतनी ज़्यादा रहती है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। रुको एक मिनट, पहले बनारस की गलियाँ दिखाता हूँ भाई, कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। ये देखिए भैया जी, ये है हमारा बनारस, ये है यहाँ की भीड़। और ये पूरी लाइन लगी हुई है बाबा के दर्शन करने के लिए। देख रहे हो भाई साहब, अंदर भी बहुत लंबी लाइन लगी होती है। ये पूरी लाइन लगी हुई है भाई, बड़ी दूर तक लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए। और ऐसी ही भीड़ आपको यहाँ पे हमेशा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप बाबा के दर्शन बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं तो आप आराम से सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आ सकते हैं। इस समय दर्शन बहुत ही आराम से हो जाते हैं। खैर, बनारस के बारे में एक चीज और कही जाती है कि एक बाबा विश्वनाथ जी का पट और दूसरा गंगा मैया का तट। कभी भी जाना ना भूलें आप जब कभी भी बनारस आएं। अब मैंने आपको बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन तो करा दिए और अब मैं आपको ले चल रहा हूँ गंगा मैया के दर्शन कराने के लिए। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं दशाश्वमेध घाट, जो कि बनारस का वन ऑफ द मोस्ट फेमस घाट है। बिकॉज यहाँ की रात की गंगा आरती बहुत ही ज़्यादा भव्य होती है। और इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट इस वजह से पड़ा क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ पे 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया था और इसी वजह से इस घाट की इतनी ज्यादा मान्यता है। और जब मैं बनारस गया था ना, तब पितृ वाले दिन चल रहे थे, तो मैं भी गंगा मैया की गोद में इसी घाट पे खड़ा होके अपने पूर्वजों को जल अर्पित करता हूँ। तो भाग्य हमारे और हमारे पूर्वजों के जो बनारस जैसी भूमि पे आके उन्हें जल अर्पण करने का मौका मिला। भाई मतलब सच बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा भाग्य कर रहे होंगे जो आज ये अवसर मिला कि अपने पूर्वजों को काशी में जल दे रहे हैं। भाई दशाश्वमेध घाट के दर्शन तो मैंने आप सभी को करा दिए। अब चलिए मैं आपको बनारस के और भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध घाटों की ओर लेके चलता हूँ। अब वैसे तो बनारस में कुल 84 घाट हैं और इनमें से हर एक घाट की अपनी अलग कहानी है। अब हर एक घाट के बारे में आपको मैं क्या ही बताऊँ, कैसे बताऊँ। अगर उन सभी घाटों के बारे
बारे में बताने बैठ गया ना तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। लेकिन हाँ, बनारस में 2 बहुत ही ज़्यादा खास घाट हैं, जिसमें से पहला है हरिश्चंद्र घाट और दूसरा है मणिकर्णिका घाट। पर सबसे पहले आप सभी को लेके चलते हैं हरिश्चंद्र घाट पे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के नाम पे इस घाट का नाम है, जो कि इसी घाट पे डोम राजा के यहाँ लोगों की चिताएं जलाने का काम किया करते थे। यहाँ पे एक बार तो उनकी स्वयं खुद की पत्नी आई थी अपने और उनके पुत्र का दाह संस्कार करवाने के लिए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जी उनको साफ साफ मना कर देते हैं दाह संस्कार के लिए। वो कहते हैं कि कर के बिना तो मैं अपने पुत्र का भी दाह संस्कार नहीं कर सकता हूँ। कर यानी कि पैसे, जो कि उनकी पत्नी के पास थे नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। तो उनकी पत्नी अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ के कर के रूप में देती हैं और फिर राजा हरिश्चंद्र जी अपने पुत्र का दाह संस्कार करते हैं। राजा हरिश्चंद्र की इतनी ज्यादा अपने काम के प्रति सत्यता और निष्ठा को देखते हुए ब्रह्मा विष्णु स्वयं इस घाट पे प्रकट होते हैं और राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग सशरीर जाने का वरदान देते हैं। चलिए अब अपने सफर में और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ना आपको काशी के बारे में कुछ बताना है। काशी किसी को नहीं छोड़ती। जो काशी आया वो कभी घर वापस ना लौट सका। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष वाहिनी बन गई। शिव पहुंचे तो महादेव, और शक्ति पहुंची तो गौरा। जहां पहुंचे शब्द तो वेद बन गए, और तुलसी पहुंचे तो रच गई श्री रामचरितमानस। हाँ जी, ये वही घाट है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास रहा करते थे। एंड इसी घाट पे बिल्कुल गंगा मैया के सामने उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। यहाँ पर ऊपर ही उनका मंदिर है, जहाँ पे लिटरली उन्होंने पूरी की पूरी रामचरितमानस अपने हाथों से लिखी थी, और कहा जाता है यहीं पे उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन का समय बिताया। और इसी घाट पे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और उनका दाह संस्कार भी इसी घाट पे करा गया था। और मैं एक जगह के बारे में आप लोगों को और बताना चाहूँगा। जब भी आप 80 घाट से तुलसी घाट की तरफ बढ़ेंगे या तुलसी घाट से 80 घाट की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में ना एक जगह है, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, लोग निकलते हुए चले जाते हैं। आप सभी को पता होगा, हमारी रानी लक्ष्मीबाई, उनका जन्म इसी स्थान पे हुआ था। तो ये एक छोटा सा कुछ पार्क टाइप का उनके लिए बना रखा है। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कैसा लगता है ये। तो ये कुछ इस तरीके से इसका गेट है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली। तो ये उनकी जन्मस्थली है भाई साहब। अंदर ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे को यहाँ के बारे में कोई आइडिया नहीं था, कोई यूट्यूब पे इसका कोई वीडियो नहीं था। जैसे आप अंदर आएंगे आपको सामने रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति दिखेगी, घोड़े पे सवार, तलवार लेके, अपने बच्चे को गोदी में लेके। तो हाँ, अगर यहाँ आए हो 80 घाट से तुलसी घाट की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर भी आके देखना। काफ़ी सुंदर यार ये पार्क टाइप का छोटा सा बना रखा है। दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट, तुलसी घाट और साथ में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल भी हम लोगों ने देख लिया। और अब समय आ गया है महाशमशान जाने का। मणिकर्णिका घाट, द बर्निंग घाट ऑफ इंडिया। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि महादेव स्वयं आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। मणिकर्णिका की ओर जा रही इन गलियों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था मुझे, जैसे किसी ने सीने पे कुछ भारी सा रख दिया हो। अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। हर 5 मिनट में मणिकर्णिका घाट पे एक नया शव पहुंचता है। एक चिता पे शरीर की चमड़ी को जब मैंने पिघलते हुए देखा तो बस देखता ही रह गया। जिंदगी क्या है, इस सवाल की परतें मानो धीरे धीरे करके मेरी आंखों के सामने खुल रही थी। और अचानक से मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि एक दिन तुमको भी यहीं आना है। तो मणिकर्णिका घाट को आप सभी ने देख लिया होगा, और अभी हम बस मणिकर्णिका घाट के थोड़ा सा आगे आए हुए हैं। एंड यहाँ पे ना एक ऐसी भारत की धरोहर है जो कि ज़्यादातर यूथ को और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। वो है ये यहाँ का रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो कि महारानी अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने इस मंदिर को बनवाया था। एंड उन्होंने अपने नाम से ही यहाँ पे जो शिवलिंग स्थापित करी थी उसका नाम रखा था, जो कि है रत्नेश्वर महादेव। एंड ये मंदिर ना 6 महीने तक गंगा मैया के अंदर रहता है, और 6 महीने तक यहाँ पे हम लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख लो, अभी गंगा मैया जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आ रखी हैं। एंड अभी ये जो है पूरा मंदिर लिटरली भाई साहब गंगा मैया में समाहित है। अभी तो तब भी थोड़ा कम है, जब गंगा मैया का पानी और ऊपर होता है तब ये पूरा यहाँ तक जो है पूरा गंगा मैया में डूब जाता है।
तो समझ लीजिए 6 महीने तक इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसका जल अभिषेक करती हैं गंगा मैया, और उसके बाद 6 महीने तक हम मनुष्य लोग यहाँ पे भोले बाबा की पूजा करते हैं। और यहाँ के बारे में मैं आप लोगों को एक और फैक्ट बताता हूँ, जो इटली का लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना, वो सिर्फ जो है लीन हुआ है 4 डिग्री पे। एंड हमारा ये जो मंदिर है ना, ये भाई साहब पूरा 9 डिग्री झुका हुआ है काशी की तरफ, और इसी वजह से इस मंदिर को ना काशी करवट भी कहा जाता है, बिकॉज ये ना काशी की तरफ ऐसे टिल्टेड है। और इसके पीछे भी ये कहानी है, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, जो कि थी हमारी रत्नाबाई, तो उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि भाई वो जो थी वहाँ पे नौकरानी थी रानी की, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इस वजह से इस मंदिर की ना नींव थोड़ी सी कमज़ोर हो गई, और ये झुका खड़ा हुआ है ऐसे 400 सालों से। लेकिन तब भी देखिए कि तब के टाइम में कितनी मजबूती से या इसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा कि भाई साहब ये 400 सालों से वैसे ही तिरछा खड़ा हुआ है। और 6 महीने भैया गंगा मैया के अंदर रहता है, तब भी खड़ा हुआ है। एंड अभी भी इसमें जितनी भी आप देख सकते हैं कार्विंग्स या जितनी भी डिज़ाइन बनाई गई है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो अगर बनारस घूमने आए हैं ना भैया, तो इस मंदिर के तो दर्शन ज़रूर आके करिएगा। हम नहीं कर पा रहे हैं अभी, बिकॉज अभी तो ये गंगा मैया के अंदर है। तो अगर आप जब आएँ, गंगा मैया का जल इतना ऊँचा ना हो, तो आप आराम से जाके दर्शन करिएगा। काशी करवट के दर्शन तो चलिए हम लोगों ने कर लिए, अब चलिए चलते हैं काशी के कोतवाल काल भैरव के यहाँ। ऐसा कहा जाता है कि काशी आके अगर आपने बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करे हैं, तो आपको काशी के कोतवाल काल भैरव के भी दर्शन करना जरूरी होते हैं। जब आप काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन करते हैं, तभी आपकी काशी की यात्रा संपूर्ण होती है, तभी आपको उस यात्रा का फल मिलता है। काल भैरव भोले बाबा के खुद के शरीर से प्रकट हुए हैं और उनका रुद्र रूप माने जाते हैं। उनका रंग कोयले से भी ज्यादा काला है और उनका वाहन कुत्ता है। दोस्तों, मैं तो काल भैरव नाथ जी के मंदिर के अंदर पहुंच गया और उनके दर्शन भी बहुत ही अच्छे से कर लिए। एंड आप लोग भी उनके दर्शन कर लीजिए। और जब भी काल भैरव आए ना, तो इतना ध्यान रखें, सुबह 5 बजे से लेके ये दोपहर के 1 बजे तक ही खुलता है, फिर बंद हो जाता है। एंड फिर 3 बजे से लेके रात के 12 बजे तक खुलता है। इससे पहले हम लोग आए हुए थे, 1 बज चुका था, हम लोग अंदर तक पहुंच गए, लेकिन गेट बंद कर दिया गया, हमें दर्शन नहीं हुए। इसीलिए भैया ध्यान रखना, 1 बजे से पहले दर्शन कर लेना, वरना 3 बजे के बाद जाना दर्शन करने के लिए। लेकिन दर्शन ज़रूर करना, बिकॉज काशी आके काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन, उसके बाद काल भैरव के दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। काल भैरव के दर्शन करवाने के बाद अब मैं आप सभी को काशी की बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी जगह पे ले आया हूँ, और इस जगह का नाम है सिद्धेश्वरी देवी और चंद्रकूप। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक ऐसा कुआं है, अगर उस कुएं में आपको आपकी परछाई नहीं दिखती है, तो आपकी मृत्यु 6 महीने के अंदर होने वाली है। और जो यहाँ पे सिद्धेश्वरी माता जी हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आप सभी के सारे कार्यों को सिद्ध कर देती हैं। सिद्धेश्वरी माता के मंदिर के साथ साथ यहाँ पे एक भोले बाबा का भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम है चंद्रेश्वर महादेव। और काशी खंड के अनुसार यहाँ पे जो शिवलिंग स्थापित है, उसकी स्थापना यहाँ पे स्वयं चंद्रदेव ने खुद करी थी, और फिर उन्होंने यहाँ पे भोले बाबा की लाखों वर्षों तक तपस्या करी थी, और उन्होंने ही भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए ये चंद्रकूप बनवाया था। क्योंकि तब के समय में गंगा मैया इस धरती पे प्रकट हुई ही नहीं थी, तभी उन्होंने ये कूप बनवाया था, जिससे वो भोले बाबा का रोजाना जलाभिषेक किया करते थे। पर अब ये कूप भविष्य दिखाने के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कूप के जल में अगर आपको आपकी परछाई नहीं दिखती है, तो आपकी मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाती है। तो यही जानने के लिए मैं भी इस कूप के ऊपर चढ़ जाता हूँ अपनी खुद की परछाई देखने के लिए। मेरी परछाई नहीं दिख रही कसम से। एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा गौर से देखता हूँ। दिख रही हल्की सी दिख रही है, बिल्कुल हल्की सी नीचे जल में दिख रही है। हाँ, इसका मतलब आगे आने वाले 6 महीने तक मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो भैया जी, बनारस में इतना घूमने के बाद अब मेरे को तो बहुत जोरों की भूख लगाई है, और आप भी जब बनारस को घूमेंगे तब आपको भी बहुत ज्यादा भूख लगेगी। और भूख लगे भी क्यों ना, काशी तो अपने खाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। जैसे कि बनारस की ठटेरी बाजार में स्थित राम भंडार की ये बड़ी कचौड़ी और सब्जी, आहा, इतनी ज्यादा स्वादिष्ट कचौड़ी और सब्जी मैंने आज से पहले तो कभी नहीं खाई। इसीलिए यहाँ आके राम भंडार की कचौड़ी सब्जी तो जरूर खाइएगा। और अगर आपका राम भंडार की कचौड़ियों से भी पेट नहीं भरता है, तो काशी में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको भर पेट खाना खाने को मिलता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त।
हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा चलाई गई एक स्कीम के बारे में, जिसमें काशी आने वाले सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पे पेट भर के भोजन कराया जाता है। और ये भंडारा यहाँ पे काशी विश्वनाथ बाबा और काशी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है अन्नपूर्णा माता मंदिर, उनकी दया से पूरे साल डेली चलता है, जिसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है। और आप मेरा सच में विश्वास नहीं करेंगे, जो यहाँ पे प्रसाद स्वरूप भोजन दिया जाता है ना, उससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज से पहले सच में कभी नहीं किया। ये प्रसाद इतना ज्यादा स्वादिष्ट था कि मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम। इसीलिए भैया मैंने तो ठान लिया है, अब जब कभी भी मैं काशी आऊंगा तो मैं भोजन तो यहीं आकर ही करूंगा। तो भैया जी अब पेट बिल्कुल ऊपर तक लबालब भरा हुआ है, अब चाहिए हमको कुछ मीठा और ठंडा। इसीलिए मैं आ जाता हूँ बनारस की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लस्सी शॉप जिसका नाम है ब्लू लस्सी शॉप, जो कि 97 ईयर से भी ज्यादा पुरानी है। और ब्लू लस्सी शॉप सिर्फ बनारस में ही फेमस नहीं है, ब्लू लस्सी शॉप तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बिकॉज इनके मेन्यू में अवेलेबल है 120 प्रकार से भी ज्यादा प्रकार की लस्सियां। और लस्सियों में इतनी ज्यादा वैरायटी होने की वजह से ही ये दुकान इतनी ज्यादा प्रसिद्ध है। और अब जैसे ही इनकी शॉप के अंदर घुसते हैं तो आप देखते हैं कि इनकी दीवारों पे लगी हुई है काफी सारी फोटोज। ये फोटोज इनके विजिटर्स की हैं जो आके यहाँ पे लस्सी पीते हैं और अपनी फोटोज लगाते हैं। अब भाई मेरे पास मेरी कोई फोटो तो होती नहीं है, तो मैं अपनी इस 30 दिन की यूपी की ट्रिप का एक छोटा सा लोगो यहाँ पे छोड़ देता हूँ। आप जब कभी भी यहाँ पर आए तो जरूर इस लोगो को ढूंढिएगा। पर फिलहाल तो मेरी अभी मिक्स फ्रूट लस्सी आ गई है जो कि मैंने ऑर्डर करी थी, और जब मैं इसको पहली बार अपने होठों से छुआता हूँ तो बिल्कुल मजा ही आ जाती है। इस लस्सी के अंदर लिटरली भाई हर एक फ्रूट का स्वाद आ रहा था। और अगर आप आके यहाँ पे इनकी लस्सी ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनकी मिक्स फ्रूट लस्सी, रबड़ी लस्सी और प्लेन लस्सी पीने के लिए। खैर अब आप में से कुछ चटोरे लोगों की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही है और वो मेरे से कह रहे हैं कि भाई यार कुछ चटपटा सा खिलाओ यार, क्या ये लस्सी अस्सी पिला रहे हो, कुछ बढ़िया सा तड़कता उड़कता खिलाओ। तो चलो भाई अब आप लोगों को लेके चलते हैं एक ऐसी जगह जो बहुत ही मसालेदार और चटपटी है। जी बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूँ काशी चाट भंडार की। अगर आप टिक्की, बताशे, चाट और ऐसी ही तड़कती भड़कती चीजें खाने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ मिलती है बनारस की वन ऑफ द मोस्ट फेमस चाट, टमाटर चाट, जिसमें 17 प्रकार से भी ज्यादा प्रकार के मसाले पड़ते हैं। और बिलीव मी यार, आज से पहले मैंने ना कई भिन्न भिन्न प्रकार की चाटें खाई हैं, लेकिन जब मैं इस चाट को खाता हूँ ना मैं बिल्कुल खो जाता हूँ। ये चाट इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी, इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ यार। और इनके मेन्यू में टमाटर चाट के अलावा भी काफ़ी सारी चाटें हैं, जिनमें से मैं कुछ चाटों को ट्राई करता हूँ, जैसे कि ये आलू चाट हो गई, मिक्स चाट हो गई, पापड़ी चाट हो गई। और इन सब में से सबसे बेस्ट मेरे को यहाँ की टमाटर चाट और आलू चाट लगती है। राम भंडार की कचौड़ी खा ली, ब्लू लस्सी की लस्सी पी ली और काशी चाट भंडार की चाट भी खा ली, लेकिन अभी भी कुछ यार अधूरा अधूरा सा लग रहा है। अगर आप लोग भी मेरी तरह बनारस के पान के बारे में सोच रहे हैं तो भैया हमारे आपके जरूर कोई ना कोई रिश्ते हैं पुनर्जन्म के। तभी तो आप लोगों ने एकदम फट से सोच लिया कि यार अब तक बनारस का पान नहीं खाया, तो चलो भैया बनवाते हैं अपना विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान। भैया जी बनारस आइएगा तो कुछ खाएं या ना खाएं, बनारस का पान ज़रूर खाइएगा। पान मैंने वैसे ऑलरेडी खा रखा है अपने इधर शहर में भी मीठा पान, बट यहाँ का पान सच में अलग ही पान है भाई, बहुत ही मस्त इसका तगड़ा फ्लेवर है यार। यहाँ के पानों के खास होने की वजह शायद ये है कि यहाँ पे ना कुछ पान के पत्तों को पकाया जाता है। मेरे को अच्छे से तो उस टेक्निक के बारे में नहीं पता है, बट हाँ ये कुछ उसे पकाते हैं, इसी वजह से इसका स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और हाँ ये जो खा रहा हूँ मीठा पान है उसमें बस चेरी पड़ी हुई है, गुड़िया तम्बाकू वाली मैं ना चीज़ खाता हूँ, मैं ना कुछ भी नहीं खाता हूँ, ना मैं चीज़ों को प्रमोट करता हूँ, बट हाँ मीठा पान है, सही होता है, इसमें कुछ भी ऐसी खराबी नहीं है। तो ये थी कुछ बनारस की प्रसिद्ध खाने पीने वाली चीजें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बनारस जो है उसको स्वाद की नगरी भी कहा जाता है। बनारस में सच में इतनी लजीज लजीज चीजें मिलती हैं, अगर मैं सबके बारे में आपको बताने बैठ गया ना तो अभी आपके मुंह से बस पानी ही निकलने लगेगा। अब मैं हर चीज को तो अपने वीडियोस में दिखा भी नहीं सकता। अगर आप बनारस के फूड को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बस आपको बनारस की गलियों में यूं ही निकलना होगा, आपको चीजें अपने आप मिलती जाएंगी और आप यहाँ पे नई नई चीजें ट्राई करते जाइएगा। पेट पूजा तो हो गई, अब अपने इस सफर में आगे बढ़ते हैं। श्री विश्वनाथ मंदिर
वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित यह बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसे नया विश्वनाथ मंदिर तथा बिरला मंदिर भी कहा जाता है और इस मंदिर का शिखर विश्व के सभी शिव मंदिरों में सबसे ऊंचा है, जो कि करीबन 250 फीट का है। इस मंदिर का निर्माण बिरला परिवार ने 11 मार्च 1931 में शुरू किया था और करीबन इस मंदिर को बनाने में 35 साल लगे थे। ये मंदिर काशी के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसके दर्शन करने के लिए लोग बहुत ही दूर दूर से यहाँ आते हैं और यहाँ के भोले बाबा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद पाते हैं। नीचे बाबा के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं मंदिर के प्रथम तल पे, यानी कि मंदिर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। एंड आप लोग भी ऊपर ज़रूर आइएगा बिकॉज यहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा आता है। एंड यहाँ से अपना पूरा मंदिर परिसर देख सकते हैं। नीचे जो लोग हैं टहल रहे हैं। एक्चुअली ऊपर ना बहुत कम ही लोग आते हैं, एक्चुअली लोगों को रास्ता ही नहीं पता। जैसे आप मंदिर में घुसेंगे ना तुरंत ही सीढ़ियाँ दी गई ऊपर आने के लिए, तो भैया ऊपर ज़रूर आना। ऊपर तो और भी अच्छा व्यू आता है यार यहाँ से। मेरी तो बिल्कुल आत्मा ही प्रसन्न हो गई इस मंदिर में आके। अरे आत्मा से याद आया आत्म विश्वेश्वर महादेव के बारे में। ऐसा कहा और माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के अंदर स्वयं भोले बाबा की आत्मा विराजमान है और ये बात बिल्कुल सच है। कहा जाता है यदि कोई इस शिवलिंग पे एक भी बेलपत्र या पुष्प चढ़ाता है तो उसको सैकड़ों बेलपत्र और पुष्प चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। काशी खंड के 122वें श्लोक के अनुसार यदि कोई इस शिवलिंग को 8 बार सच्चे दिल से प्रणाम करता है तो उसको 8 करोड़ प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। जय हो आत्म विश्वेश्वर महादेव की। और मैं ना इतना ज़्यादा लकी था कि मैं उस समय यहाँ मंदिर में पहुँचता हूँ जब यहाँ पे इनका श्रृंगार हो रहा था, तो मैंने अपनी आँखों से आराम से बैठ के यहाँ पे भोले बाबा का श्रृंगार होता हुआ भी देखा। आत्म विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद मुझे एक ऐसे मंदिर के बारे में पता चलता है जिस मंदिर को औरंगजेब ने 1669 में तुड़वा दिया था। ये जो मस्जिद देख रहे हैं ना आप, इस स्थान पे पहले बिंदु माधव जी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी मस्जिद है। परंतु इस मस्जिद के ठीक सामने ये है अब बिंदु माधव जी का मंदिर और इस मंदिर को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1672 में निर्माण करवाया था। आइए चलते हैं बिंदु माधव जी के मंदिर के अंदर और जानते हैं आखिर बिंदु माधव जी हैं कौन। ये बिंदु माधव महाविष्णु विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणी भैरवम वंदे काशी गुहा गंगा भगवान मणिकर्णिका। अग्नि बिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मुक्ति हम में भगवान विष्णु का तपस्या आराधना करके ये विग्रह प्राप्त किया, संपूर्ण शालिग्राम विग्रह। ये शंख चक्र गदा पद्म महालक्ष्मी सनक सनंदन सनक कुमार साइड विजय, इधर में विजय, बीच में प्रद्युम्न। ये नरसिंह शालिग्राम लक्ष्मी नरसिम्हा बहुत बड़ा बहुत रेयर है। इधर में आनंदवन में ला करके इसका नाम पूर्व आनंदवन यहाँ ला के स्थापना की। इसी अग्नि बिंदु का बिंदु माधव विष्णु का नाम इसलिए बिंदु माधव के नाम से हुआ। अच्छा। ये काशी में बिंदु माधव, प्रयाग वेणी माधव, रामेश्वर सेतु माधव, मिठापुर आंध्रा कुंती माधव, श्रीरंगम में सुंदर माधव, पंचमाधव स्थापना पूरा भारत में। सुना दोस्तों आप सभी ने इस मंदिर के बारे में, ये कितना प्रसिद्ध मंदिर है और तभी औरंगजेब ने इस पे हमला करके इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। और ना जाने उस इंसान ने हमारे हिंदू धर्म के कितने बड़े बड़े और मुख्य मुख्य मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, पर तब भी वो हम सबके दिलों में अपने भगवान के प्रति आस्था को कभी ध्वस्त नहीं कर पाया। तो दोस्तों अब हम अपनी इस काशी की यात्रा के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और अब वक्त आ गया है काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने का, जो कि हम यहाँ के दशाश्वमेध घाट पे देखेंगे, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर दुनिया भर से आते हैं। और आखिर आए भी क्यों ना, बेंचों पे खड़े पुजारी जब लौ के जलने का इंतजार कर रहे थे तो उन्हीं में से एक सभी को बैठ जाने की हिदायत दे रहा था ताकि सभी लोगों को आरती अच्छे से दिखे। गंगा आरती को शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। पुजारियों का एक साथ एक ही लय में घूमना और साथ में जलती हुई लौ को अपने हाथों में संभालना कोई फिल्म का वेल कोरियोग्राफ सीन सा मालूम होता है। अब इतने खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए माँ गंगा भी अपने सारे काम छोड़ एक किनारे बैठ इसका इंतजार रोज जरूर करती होंगी।
भैया इस एक छोटे से वीडियो में काशी के बारे में आपको क्या दिखाएं क्या बताएं। काशी के बारे में बताने में और काशी को दिखाने के लिए कोई भी वीडियो छोटा पड़ जाएगा, बिकॉज काशी ना सच में ऐसी जगह है, इसको ना ही हम वीडियो से बयां कर सकते हैं ना ही किसी चीज़ से बयां कर सकते हैं। इसके लिए आपको काशी आना ही होगा और काशी आके भी आपको यहाँ पे समय बिताना होगा और 1-2 दिन का समय नहीं बिताना होगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप 1-2 महीने भी समय बिताएंगे वो भी कम पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि मेरे को काशी कैसी लगी। ऐसे समझिए कि काशी ना मेरे दिल में बस गई। अब अभी तो मैं काशी छोड़ के जा रहा हूँ, जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि मैं एक 30 दिन के यूपी के सफ़र में हूँ और उसमें से पहला स्टॉप हमारा काशी ही था और अब हमें आगे बढ़ना है। तो अगर आपको हमारी 30 डेज इन यूपी सीरीज़ का काशी वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो में जो कमी रही हो वो भी प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे 30 डेज इन यूपी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हर हर महादेव।